इसीलिए इंदिरा गांधी अपनी जान दी और राहुल गांधी जी अपना राजीव गांधी जी बोला आई एम सॉरी कैन विड्रॉ इट। राहुल गांधी ने देश के लिए जान दी, खरगे पूरी पार्टी ही पप्पुओं से भरी हुई है। कांग्रेस के लिए हर डाल पर उल्लू बैठा है वाली कहावत लिखी गई है। अगर आपका इतना बहुमत है, अब तो पहले 330 334 की, अपने तो 400 पार हो रहा है। अरे 400 अरे तुम सुन के आओ सर, मेरा दावा है ये लोग ठहर के चुन के आने दो सब नहीं, ये लोग ठहर के चुन के आने दो। बुजुर्ग खरगे जी ने खुद ही आशीर्वाद दे दिया, अब की बार 400 पार, और सदन ठहाकों से गूंज उठा। अब किसी को दोष मत देना, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को भी पता है अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। आज उद्धव ठाकरे दहाड़ रहे थे कि वो भाजपा को 400 पार नहीं जाने देंगे, या भाजपा का विरोध कर रहे हैं कि प्रचार। नीतीश चले गए, ममता कह रही है कांग्रेस इस बार 40 सीट नहीं पाएगी। अखिलेश बता रहे हैं कि भाजपा तमाम सीटों पर 60% वोट पा रही है, और खरगे कह रहे हैं कि 400 सीटें लाएगी। ये लोग चुनाव ही लड़ क्यों रहे हैं? पिछली लोकसभा के अंतिम सत्र में मुलायम सिंह ने मोदी जी को जीतने का आशीर्वाद दिया था। इस बार खरगे ने 400 पार का आशीर्वाद दे दिया। एक गरीब सड़कों की धूल फांक रहा है, उसको शहीद बता रहे हैं। बजट सेशन के तीसरे दिन यानी कि 2 फरवरी को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के एक बयान से पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा। दरअसल खड़गे महिला प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर बोल रहे थे। इसी बीच उन्होंने प्रधानमंत्री की ओर इशारा करते हुए कहा कि बहुमत आपका है, पहले 330 334 थे, अब तो 400 पार हो रहा है। इस गलती पर सदन में मौजूद, राज्यसभा में मौजूद पक्ष और विपक्ष के सांसदों की हंसी छूट गई। खुद पीएम नरेंद्र मोदी भी खड़गे की इस बात पर खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। ठहाकों के बीच मल्लिकार्जुन खरगे ने अपने बयान को सुधारने की कोशिश की, लेकिन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल खड़े हुए और बोले, आखिरकार आज खड़गे जी ने सच कहा है और सच के अलावा कुछ नहीं कहा है। बजट के सत्र का शुक्रवार 2 फरवरी को तीसरा दिन था। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी बात रखी। पीयूष गोयल के बयान पर वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने कहा कि मुझे लगता है कि विपक्ष के किसी नेता की इतनी सराहना कभी नहीं की गई, यह एक रिकॉर्ड है। आपके भाषण की प्रशंसा की जा रही है। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष ने जवाब दिया, मुझे पता है इसकी प्रशंसा क्यों की जा रही है। वह अपना ढिंडोरा पीट रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्हें 400 सीटें मिलेंगी या 500 सीटें। वह 100 सीट भी पार नहीं करेंगे। इंडिया गठबंधन मजबूत है। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश हुआ। इस बीच कांग्रेस सांसद डीके सुरेश के बयान पर भी जमकर हंगामा हुआ। प्रहलाद जोशी ने मांग करते हुए कहा कि डीके सुरेश के अलग देश वाले बयान के मामले को एथिक्स कमेटी के पास भेजा जाए। खड़गे ने कर्नाटक के कांग्रेस सांसद डीके सुरेश के दक्षिण के अलग राज्यों को मिलाकर एक अलग देश बनाने के बयान पर पार्टी का पक्ष भी रखा और सफाई देते हुए कहा कि अगर कोई देश को तोड़ने की बात करेगा तो हम इसे कभी सहन नहीं करेंगे, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो। मैं खुद कहूंगा कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हम एक है और एक रहेंगे। राज्यसभा लोकसभा को 5 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ऐसे में क्या कहना है आपका इन खबरों को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। ब्रह्मांड के सबसे कट्टर ईमानदार केजरीवाल सर जी को कल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जेल जाने का बयाना देने गई थी, पर सर जी और उनकी सबऑर्डिनेट आतिशी मार्लेना दोनों ही घर छोड़कर भाग निकले। केजरीवाल ईडी के समन से बचने के लिए ड्रामा नौटंकी कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल को जेल जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। जहां विजय नायर, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, वहीं केजरीवाल का जाना निश्चित है। केजरीवाल को पता है उसकी चोरी पकड़ी जा चुकी है। अगर यह बीजेपी हेडक्वार्टर का समन है तो किसी भी नेता को जमानत क्यों नहीं मिल रही है? केजरीवाल जितना झूठ बोलेंगे वो खुद के बनाए जाल में फंसते जाएंगे। अब इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई नहीं की।
इसे लेकर राज्यसभा सांसद और सीनियर वकील कपिल सिब्बल बौखलाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को हमें बताना चाहिए कि किस मामले में हम यहां आ सकते हैं और किस मामले में हम यहां नहीं आ सकते। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल से कहा कि उन्हें पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए। हाई कोर्ट भी संवैधानिक अदालत है और वो भी मामले पर विचार करने में उतनी ही सक्षम है। इसी को लेकर नाराज बौखलाए कपिल सिब्बल ने मीडिया में बयान दिया। कपिल सिब्बल ने कहा कि यह सरकार कोई विपक्षी मुख्यमंत्री नहीं चाहती। अब ये अरविंद केजरीवाल के साथ भी ऐसा ही करेंगे क्योंकि उनका मकसद डबल इंजन सरकार है। विपक्ष की सरकार नहीं होनी चाहिए। अब 10 केस और लगेंगे हेमंत सोरेन पर ताकि वो जेल से बाहर ना आए। 2024 के चुनाव में फायदा मिले। अगर सुप्रीम कोर्ट हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम कहां जाएंगे। ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इनकार कर दिया। इस पर वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि भारत की इतिहास में शायद ही ऐसा कुछ हुआ होगा जब एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया हो। सुप्रीम कोर्ट को हमें बताना चाहिए कि किस मामले में हम यहां आ सकते हैं और किस मामले में हम यहां नहीं आ सकते। कपिल सिब्बल ने कहा, हेमंत सोरेन ने 2005 के बाद कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी। जमीन से जुड़ा यह मामला 2009 का है, वो भी वैसी जमीन का जिसे न तो बेचा जा सकता है और न ही खरीदा जा सकता है। जिसकी जमीन है आज भी वो उसी के पास है। फिर 2024 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वैसे पूरे मामले में हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने हाई कोर्ट जाने की छूट लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका वापस ले ली थी। ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी की रात करीब 10 बजे पूछताछ के बाद मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया था। आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी दाखिल कर गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी। ऐसे में क्या कहना है आपका इस पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया है, जिसकी जानकारी देते हुए पीएम मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर बताते हुए खुशी जाहिर की है। वहीं पूर्व उप प्रधानमंत्री आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा के बाद कांग्रेस पार्टी की घटिया बयानबाजी सामने आई है। इस पर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा कि उन्होंने तो सुना था कि मोहन भागवत को भारत रत्न दे रहे हैं। उन्होंने एल.के. आडवाणी को शुभकामनाएं दी और साथ ही कहा कि मोहन भागवत को भी भारत रत्न दिया जाएगा। वहीं संदीप दीक्षित ने भी शुभकामनाएं दी और कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी हर काम राजनीतिक फायदे के लिए करते हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि एल.के. आडवाणी को सरकारी सम्मान दिया है, लेकिन 10 सालों में वास्तविक सम्मान नहीं दिया गया। पीएम मोदी उन्हें मंचों पर नजरअंदाज करते रहे, उन्हें राष्ट्रपति नहीं बनाया। बुरी तरह बौखलाई कांग्रेस पार्टी ने यह सवाल खड़े करते हुए कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया गया है। केंद्र सरकार को आडवाणी जी के द्वारा सार्वजनिक जीवन के किए गए अभूतपूर्व योगदान के बारे में जनता को बताना चाहिए। कांग्रेस ने कहा, हमें लगता है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार लाल कृष्ण आडवाणी की उपेक्षा की, जिससे लगातार भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में गुटबाजी थी, जिस तरह से अब तक उनकी उपेक्षा हुई, जिसके प्रायश्चित स्वरूप उन्हें यह भारत रत्न दिया गया है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बोले, कांसीराम से लेकर कमलापति त्रिपाठी का भी देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान है, उन्हें भी भारत रत्न मिलना चाहिए। सिर्फ एक ही पार्टी से जुड़े लोग भारत रत्न के हकदार नहीं हैं। आडवाणी जी को भारत रत्न मिले, उसका हम स्वागत करते हैं। उधर बीजेपी के अन्य नेताओं ने भी केंद्र सरकार द्वारा लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर खुशी जाहिर की है। वहीं इस बीच उनकी बेटी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा है, मुझे और मेरे परिवार को खुशी है। निश्चित ही आज मुझे जिसकी सबसे ज्यादा याद आ रही है वो मेरी माँ है, जिनका दादा लाल कृष्ण आडवाणी के जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैंने जब दादा को बताया तो वे बहुत खुश थे। उन्होंने यही बात बोली कि उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया और देश के शुक्रगुजार है। इसके अलावा परिवार के अन्य सदस्यों ने भी खुशी जाहिर की है।
वहीं लाल कृष्ण आडवाणी के बेटे का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है, यह हम सभी देश और परिवार की खुशी की बात है। हम सब इस घोषणा से भावुक और खुश है। यह डबल धमाका जैसा है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी और फरवरी को हुई थी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई है और फरवरी यानी 3 फरवरी को उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। वह राम मंदिर आंदोलन से जुड़े थे। मैं इस फैसले के लिए सरकार और पीएम मोदी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। लाल कृष्ण आडवाणी के बेटे जयंत आडवाणी ने बीजेपी के दिग्गज नेता बनने पर कहा, भारत रत्न से सम्मानित। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। केजरीवाल के पास मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की तरह किसी भी बात का जवाब नहीं है, लेकिन वो अपनी गिरफ्तारी को एक इवेंट बनाकर पेश करना चाह रहे थे। उसके जरिए हीरो बनना चाह रहे थे, परंतु ईडी ने उन्हें सीधे गिरफ्तार करने की बजाय अदालत का रुख किया है। अब केजरीवाल को कोर्ट में समझाना पड़ेगा कि ईडी का समन कैसे गैरकानूनी है। केजरीवाल ने एक बार बड़े अहंकारी रूप से विधानसभा में कहा था कि हम दिल्ली के मालिक हैं। केजरीवाल खुद को संविधान, कानून और जांच एजेंसियों से ऊपर समझते हैं। आज निजाम में केजरीवाल का परिचायक मिलता है जब वो 5 बार समन से भागते हैं। केजरीवाल का विश्वास निजाम में है, संविधान में नहीं। अब इसी बीच प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बार बार भेजे जा रहे समन और उसे अनदेखा करना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा सकता है। ईडी ने शनिवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सीएम केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई है। ईडी उनके खिलाफ कोर्ट पहुंच गई है। ईडी ने कोर्ट को बताया है कि केजरीवाल समन देने के बाद भी पेश नहीं हो रहे हैं। वो एक पब्लिक सर्वेंट है। कोर्ट 7 फरवरी को इस मामले में सुनवाई करेगा। शिकायत आईपीसी की धारा 174 कानूनी आदेश का पालन नहीं करना, धारा 63 उपधारा 4 पीएमएलए यानी ऐसा व्यक्ति जो जानबूझकर जारी किए गए किसी भी निर्देश की अवहेलना करता है, और धारा 50 समन करने की सख्तियों के तहत दर्ज की गई है। समन का पालन नहीं करने पर जब ईडी ने सीएम केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई तो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, वे जांच में शामिल होने से डरते हैं। केजरीवाल जब आरोप लगाते हैं तब भी भागते हैं और जब उन पर आरोप लगते हैं तब भी भागते हैं। यह इंडी गठबंधन का चरित्र बन गया है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को जवाब देना होगा। आबकारी घोटाला मामले में ईडी ने 31 जनवरी को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास 5वां समन भेजा। उन्हें 2 फरवरी को बुलाया गया, लेकिन वो पेश नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल को पिछले हफ्ते 4थी बार ईडी ने समन जारी किया था और 18 जनवरी को एजेंसी के सामने पेश होने को कहा था। बता दें कि केजरीवाल ने इससे पहले 2 नवंबर और 21 दिसंबर और 3 जनवरी के 3 समन पर ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था। वहीं बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाने पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली पुलिस की जांच का सामना कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम एसीपी के नेतृत्व में कल फिर अरविंद केजरीवाल को नोटिस देने पहुंची। क्राइम ब्रांच की टीम शुक्रवार को भी अरविंद केजरीवाल के आवास पर नोटिस देने गई थी। तब केजरीवाल के अफसरों ने नोटिस लेना चाहा था, लेकिन दिल्ली पुलिस केजरीवाल को ही नोटिस देने की बात कहने लगी। इसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम काफी देर तक इंतजार करती रही, लेकिन केजरीवाल नहीं मिले। इसके बाद पुलिस की टीम लौट गई थी। क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं, लेकिन यह अन्याय यात्रा है। 3 दिन पहले कांग्रेस सांसद डीके सुरेश ने कहा कि जीएसटी का पैसा दक्षिणी भारत ज्यादा देता है, लेकिन उत्तर भारत पर ज्यादा खर्च होता है। यह हमारे लिए अन्याय है। वो भूल जाते हैं कि भारत एक है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वो अलग देश की मांग करेंगे। कांग्रेस पार्टी में कोई इस पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। इसी बीच कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। 2022-23 में कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली गई उनकी इस यात्रा पर कुल 71.80 करोड़ रुपए फूंक डाले गए। बता दें कि 145 दिनों तक चली भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को श्रीनगर में समाप्त हुई थी। कांग्रेस की इस यात्रा पर औसतन रोज 49 लाख रुपए का खर्च आया था।
कांग्रेस पार्टी की ओर से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए निर्वाचन आयोग के पास दाखिल लेटेस्ट एनुअल ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार उसने 2022-23 में चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों पर 40 करोड़ 10,15,572 रुपए खर्च किए। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कांग्रेस पार्टी का चुनावी खर्च 192.5 करोड़ रुपए से अधिक था। राहुल गांधी की रोजाना की यात्रा पर 50 लाख रुपए का खर्च आया है। उनकी कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा में प्रति किलोमीटर 1.59 लाख रुपए खर्च हुए हैं। ऑडिट की इस अवधि के दौरान कांग्रेस पार्टी ने 2022 में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में, जबकि 2023 की शुरुआत में त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में चुनाव लड़ा। हिमाचल प्रदेश में पार्टी को जीत मिली थी। वहीं वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कांग्रेस को 4,452.30 करोड़ रुपए का चंदा मिला। कांग्रेस पार्टी की इस रिपोर्ट में एक और दिलचस्प खुलासा हुआ है। रिपोर्ट की माने तो पार्टी का खर्चा उसे मिलने वाली इनकम से ज्यादा है। कांग्रेस का कुल खर्च 2021-22 और 2022-23 के बीच 400 करोड़ रुपए से बढ़कर 467 करोड़ रुपए हो गया है। 2021-22 में कांग्रेस की आय 541 करोड़ रुपए से घटकर 2022-23 में 452 करोड़ रुपए तक सिमट गई। पार्टी को मिलने वाले चंदे में 2021-22 के 347 करोड़ रुपए की तुलना में 2022-23 में करीब 80 करोड़ रुपए की गिरावट आई। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा का विस्तार करते हुए इस साल भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी से शुरू की। उनकी यह यात्रा मणिपुर से शुरू हुई। अभी तक राहुल इस यात्रा के तहत असम, पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड तक घूम चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश पहुंचेगी। यह एक ऐसा प्रदेश है जहां इंडिया ब्लॉक में सीटों के बंटवारे को लेकर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। राहुल की इस न्याय यात्रा के लिए कांग्रेस ने 20 जिलों में कोऑर्डिनेटर बनाए हैं। वहीं वरिष्ठ नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश में न्याय यात्रा 11 दिनों में 20 जिलों का सफर तय करेगी और 25 फरवरी को आगरा होते हुए राजस्थान चली जाएगी। क्या कहना है ऐसे में आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।